नमस्कार, प्रणाम रउआ लोग के स्वागत बा हमार चैनल पे एगो नया वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करतानी एगो अइसन शख्सियत के बारे में जे दिव्यांग होते हुए भी, अक्षम होते हुए भी मिथिला पेंटिंग के सहारे या यूँ कहीं कि इकरा सहारे मिथिला पेंटिंग के एगो नया पहचान मिलल बा। मिथिला पेंटिंग के नया ऊंचाई पर और वो क्षेत्र में नया प्रयास कइला के कारण एकरा के राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे कई गो पुरस्कार से नवाजल गइल बा। शारीरिक के साथ साथ सामाजिक चुनौती से लड़ के अपना आप के खाड़ कईल आसान ना रहे। आज ममता भारती अपना लेखा कई गो लोग के ट्रेनिंग दे तारी, रोजगार के अवसर प्रदान कर तारी। एह वीडियो में उनकरा से उनकर जीवन से आ मिथिला पेंटिंग से जुड़ल विभिन्न पहलू पे बात हुई। एक स्पेशल लेवल के साथ बहुत सारी परेशानी आती है। सबसे बड़ी समस्या पहले तो घर में आती है कि लोग समझते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं, इनको दिक्कत होगी, इनको केयर की ज़रूरत है, ये कुछ ना करें, दिक्कत होगी, चोट लग जाएगी। बाहर की जो समाज की समस्याएं हैं कि ये क्यों करेंगी, इनको तो सिर्फ आराम करना चाहिए, या ये अपाहिज है। सबसे बड़ा वर्ड कहीं भी निकलिए तो ये अपाहिज है, बेचारी है, ये सब जो वर्ड है ये ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। खासकर अगर कोई अगर उनके साधन नहीं है, जैसे कई लोगों के पास व्हील चेयर्स नहीं होते हैं, बैसाखी नहीं होती है, या उन्हें उस तरह से ट्रेंड नहीं किया गया होता है कि आप बैसाखी पे चलें, व्हील चेयर पे चलें। जनरली जो गाँव में एडल्ट होते हैं वो घसीट कर चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज उनको उसी तुच्छ नज़र से ही देखती है कि ये किसी के लायक नहीं। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि जैसे मैं जैसे जैसे बचपन में, क्योंकि 5 साल की थी जब मुझे पोलियो का अटैक हुआ, और फिर इलाज के दौरान मैं थोड़ा बहुत ठीक हो गई, उठ के बैठ गई, क्योंकि मुझे पैरालिसिस था, तो पैरालिसिस पूरी बॉडी में था। फिर इलाज के दौरान मैं उठ के बैठ गई, लेकिन डॉक्टर मुखोपाध्याय ने मुझे ठीक किया और मैं उठ के बैठ गई। लेकिन फिर समस्याएँ, और मैंने देखा कि लोग खेलते नहीं थे, खासकर छोटी थी तो बच्चे सब जो मेरे साथ खेलते थे गाँव में, वो छोड़ के चले जाते थे, खेलते नहीं थे, तो मैं बहुत रोने लगती थी। तो मेरे दादाजी कहते थे क्यों रो रही हो। उसके बाद चिड़िया बना देते थे, मेरे दादाजी चित्रकारी करते थे, पेपर आर्ट, चित्रकारी ये सब करते थे। तो मुझे पेन से चित्र बना देते थे, ढेर सारी चिड़िया बना देते थे, और उसको मैं देख के बहुत खुश होती। एक तरह से मैं कहूँ तो मेरे दादाजी ने और मेरे अंदर जो आज मैं कलाकार हूँ, आगे परिस्थितियाँ बहुत सारी विपरीत आई। घर में ही एक तरह से मैं कैद थी, कहीं जाना आना नहीं, घर में ही मेरी पढ़ाई हुई। मैट्रिक भी मैंने घर से ही पढ़कर एग्जाम्स दिए, फिर इंटर पढ़ा, लेकिन पढ़ने में मेरा उतना दिलचस्पी नहीं था, क्योंकि घर में खुद से पढ़ना और फिर एग्ज़ाम देना कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे कोई गाइडलाइन नहीं हो पाती थी, क्योंकि मेरे पापा जॉब पे रहते थे और हमसे मेरे दोनों भाई छोटे थे, तो कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था। माँ मेरी हाउसवाइफ थी, तो वो जो उनसे जितना सपरता था उतना मैं करती थी, जितना उनको नॉलेज था उतना मुझे गाइडलाइन मिलता था। लेकिन उसके बाद हम लोग 2006 में हम लोग पटना आए थे। 2006 में नहीं, हम तो आए थे 1999 में ही, लेकिन 1999 सॉरी 1999 में हम लोग पटना आए थे। कि 2006 में मुझे उपेंद्र भारती का पता चला था, और मैंने वहाँ से मिथिला पेंटिंग सीखा। मिथिला पेंटिंग सीखने के पहले एक बार हम लोग एक कोर्स के दौरान मैं गांधी मैदान में घूम रही थी, और वहाँ पर मेरी माँ ने देखा कि एक पेंटिंग लगी, चादर डिस्प्ले है, और मेरी माँ उसको देख के बोली कि मतलब ये आर्ट तुम सीखो, बहुत अच्छी। मैंने कहा मम्मा ये आर्ट तो मुझसे नहीं बनेगी, तो बहुत छापना पड़ेगा, क्योंकि आर्ट जो चित्रकारी पहले जो कढ़ाई होती थी वो छाप कर होती थी। तो मुझे लगता था कि ये आर्ट भी छाप कर बनती है, लेकिन वहाँ के जो कलाकार थे उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये छापा नहीं जाता, इसे बनाया जाता। और फिर उन्होंने मुझे करके दिखाया। फिर ये बात आई और गई हो गई। फिर मुझे उपेंद्र भारती का 2006 के दिसंबर का महीना था, उस वक्त मेला लगा हुआ था, और मैं वहाँ विजिट करने गई थी। तो फिर वहाँ मुझे पता चला कि यहाँ पे सिखाया भी जाता है। तो फिर मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ सिखाए जाते हैं। तो मैं टेराकोटा का जो सेक्शन था, क्योंकि मुझे खिलौने बनाने बहुत पसंद थे, टेराकोटा सेक्शन में मैं गई, और वहाँ के जो टीचर थे, मैंने कहा सर मैं फिर ये खिलौने बनाना सीखना चाहती हूँ। तो उन्होंने पहले तो कहा बिल्कुल बेटा तुम सीख सकती हो। फिर उनको पता नहीं क्या समझ में आया, उन्होंने कहा बेटा मुझे लगता है कि तुमको पेंटिंग बनाना चाहिए, पेंटिंग तुम अच्छा बनाओगी, और ये मिट्टी के काम में तुमको किसी की हमेशा मदद की ज़रूरत पड़ेगी। पेंटिंग ऐसा है जिसमें तुम अपने स्वच्छंदता से किसी के बिना मदद लिए तुम बना सकती हो। तो मुझे लगा कि वो सही बोल रहे हैं। तो फिर मैंने पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज से 5 ईयर का कोर्स किया, ग्रेजुएशन किया, और वहाँ से मैंने कमर्शियल आर्ट में स्नातक पास। किस साल में आपने कमर्शियल आर्ट शुरू कर दिया इसका? 2007 से मैंने 2012 में मैं पास आउट हुई। अभी क्या-क्या कर रही हैं या क्या-क्या आप करवा रही हैं मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में? उसके बाद 2013-14 की बात है, जब मुझे मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में स्टेट अवार्ड मिला। और कहते हैं कि जब कुछ कोई अवार्ड ऐसा मिलता है जिससे आपके लिए रास्ते खुलते हैं, आपकी पहचान बनती है, प्रोत्साहन से। तो स्टेट अवार्ड मिलने के बाद मेरी एक अपनी पहचान हो गई, लोग मुझे जानने लगे। और फिर 2019 में मैंने
स्टार्टअप के तहत मैं काम मिथिला पेंटिंग में कर रही थी। बहुत सारे एग्जीबिशंस भी लगे, बुक फेयर पटना में भी मेरा एग्जीबिशंस लगा। उसके बाद ये 2009 किस साल में पहली बार आपका बुक फेयर में एग्जीबिशन लगा था? ये 2009 से मेरा एग्जीबिशन लगा। 9, 10, 11 तीनों साल कंटिन्यू लगा था मेरा। अभी तक कहाँ कहाँ एग्जीबिशन आपका लग चुका है? पटना तो लगा ही है, दिल्ली, गुजरात, कोलकाता, भागलपुर, यहाँ तक है। अभी ट्रेनिंग भी दिया जाता है आपके द्वारा? बिल्कुल दिया जाता है, और जहाँ भी सरकार की तरफ से हो या पर्सनल लेवल पे हो, संस्था के द्वारा हो, तो उनके द्वारा मेरे द्वारा ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है। मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में सरकारी प्रयास क्या किया जा रहा है? सरकारी प्रयास के तहत ही बिहार स्टार्टअप करके एक प्रोग्राम सरकार के द्वारा निकला, जिसमें मेरा जो आइडिया था उसको सेलेक्ट किया गया और सरकार ने फंडिंग की अपना काम करने के लिए, स्वरोजगार के लिए, जिसके तहत मैं अभी हस्त संस्कृति प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, काम मैं उस क्षेत्र में कर रही हूँ। ये मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में आना चाहे, इस क्षेत्र में अगर रुचि है तो उसके लिए क्या विकल्प है, कैसे वो आगे बढ़ सकता है? सबसे पहले है कि ये जो मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड जो भी टीचर्स हैं या संस्था है, वहाँ जाकर वो प्रॉपर वे में मिथिला पेंटिंग सीखे, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी संस्थाएं हैं, खासकर मधुबनी में बहुत बड़ा मिथिला चित्रकला संस्था खुला हुआ है, पटना में उपेंद्र महारथी है, मेरी कंपनी है, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, संस्थाएं हैं जो ये मिथिला पेंटिंग सिखा रही है। तो सबसे पहले वहाँ पे वो जाएं और ट्रेनिंग ले प्रॉपर मिथिला पेंटिंग की, और फिर उस फील्ड में काम करें। तो इसमें बहुत सारे स्कोप है, क्योंकि आज के टाइम में मिथिला पेंटिंग फुल्ली कमर्शियल हो गया है ज़्यादातर, तो हर प्रोडक्ट्स पे बन रहे हैं, सूट, साड़ी, दुपट्टा, एनीवे कोई भी प्रोडक्ट्स हो, सब पे आज के टाइम में वो बन रहा है, तो उसके लिए मार्केट बहुत अच्छा है। इसके बाजार की पहुंच कहाँ कहाँ है? पूरे विश्व में है। और अगर भारत की बात करें तो ये भारत में भी डिमांड अच्छी खासी है। हाँ, बहुत। क्षेत्र में आपके योगदान के लिए किन किन पुरस्कारों से नवाजा गया है? सबसे पहले तो मुझे स्टेट अवार्ड मिला है, जो कि मेरे लिए, मैं आज इस मुकाम पे हूँ क्योंकि बिहार सरकार का ही एक सीता देवी अवार्ड कलाश्री पुरस्कार है, वो भी मिला है। एंड समाज कल्याण विभाग की तरफ से यंग डिजाइनर के रूप में भी मुझे अवार्ड मिल चुका है, और बहुत सारे अवार्ड हैं, जैसे नारी सशक्ति नारी है, सशक्त नारी है, क्या कहते हैं, स्किल्ड करके है, तो उस तरह से बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। सरकार से मैं ये अपेक्षा रखती हूँ कि कोई एक ऐसी जगह का वो निर्माण करे जहाँ पर जो हम जैसी महिलाएं हैं, खासकर जो हैंडीकैप वुमेंस हैं, खासकर लड़की है जो कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, वहाँ रहकर वो स्किल्ड सीख पाए, क्योंकि डेली उनके घर से आना और जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर जहाँ पे वो रह रही हैं, जिस माहौल में रह रही हैं, वहाँ पे उन्हें सिखाना पॉसिबल नहीं है। तो उन्हें एक ऐसे माहौल व्यवस्था की ज़रूरत है जहाँ पर वो रहें और ये स्किल्ड सीखें, और फिर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। वो फिर कहा जाए कि मिथिला पेंटिंग ही क्या, कोई भी आर्ट अगर हम जानने की इच्छा रखते हैं तो आज के टाइम में हर जगह संस्थाएं खुली हैं, आर्टिजन्स हैं, हर जगह काम हो रहा है। हाँ, अब मैं आसपास में ही, अगर यहाँ पे ही मैं अपने आसपास ही देखती हूँ, बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं पता। अभी मैं रिसेंट पिछले साल मैं बनारस गई थी, वहाँ जबकि बनारस कला के क्षेत्र में बहुत फेमस है, वहाँ पे BOG कॉलेज है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो लोकल जनता थी उनको मिथिला पेंटिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। वो जब आते थे, जब विजिट करते थे स्टॉल, तो उनको लगता था कि ये क्या है। तो मुझे यही लगा कि इन्होंने कभी जानने की इच्छा नहीं की। वहीं पर एक आर्टिस्ट आए जो BOG कॉलेज के थे, वो जब मेरी आर्ट को देखे और उन्होंने पूछा मैम इसकी प्राइस क्या है, मैंने बोला कि 5000। तो बोले मैम आप कुछ कम नहीं प्राइस रखी हैं। तो मैंने कहा क्यों मैम, इतना काम किए हैं आप और इतना कम प्राइस। मुझे आश्चर्य लगा कि पहली बार कोई आके ये बोल रहा है बनारस में कि मैम ये प्राइस कम है। मैंने कहा यहाँ तो 500 भी बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि इतना प्राइस, और आप 5000 को बोलने की वजह। तो डिपेंड ऑफ कि हमें नॉलेज कितनी है और हम क्या जानना चाहते हैं। तो बनारस जैसे शहर में दोनों तरह के लोग हैं, जो आर्ट के फील्ड में है तो उनको नॉलेज है कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, जो फील्ड में नहीं है वो नहीं जानते। लेकिन मैंने मैं 10 दिन वहाँ पे रही और लोग जिस तरह से विजिट किए, मेरी शुरू में 1-2 दिन मुझे लगा कि बिल्कुल भी सेल नहीं थी,
क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था लोग को कि क्यों ये आर्ट है। फिर मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया। जब लोगों ने देखा कि नहीं ये लड़की हाथ से बना रही है और इसमें कितना मेहनत है, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने प्रोडक्ट्स लिए। तो जब तक हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें लोगों को बताएं, अगर किसी को आइडिया नहीं। एक मुझे लगता है एक बुजुर्ग थे, वो मैंने सोची कि 3-4 दिन लगातार मेरे स्टॉल पे आए और कुछ ना कुछ उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा। और वो जाते वक्त लास्ट दिन भी आए कि बेटा कल तो तुम चली जाओगी। हम के लिए हाँ बाबा हम तो कल चले जाएंगे, तो तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बेटा, तुम्हारी मेहनत बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा तो ऐसा नहीं है कि अप्रिशिएट नहीं होती हैं या लोग पसंद नहीं करते हैं, बस नॉलेज की थोड़ी सी मुझे लगती है कि आपको अगर जाने की इच्छा है तो फिर आप उस क्षेत्र में जान सकते हैं कला के क्षेत्र में। इनडायरेक्टली कितने लोगों को आपके अंदर रोजगार मिला है या मिल जाता है? अरे नहीं, इनडायरेक्टली कम से कम 25 लोग काम करते हैं मेरे अंदर। आपके यहाँ और ट्रेनिंग वगैरह तो जो है वो ट्रेनिंग चलता तो है? जो जैसे अपने अनुसार से है, जो कभी कभी उनकी ज़रूरत पड़ी तो करते हैं, नहीं तो ट्रेनिंग के बाद स्वच्छंद रहते हैं। मेरे फाउंडेशन में नहीं रहते कोई भी। कई जगह पे मैं देखती हूँ कि कई जहाँ मैं स्टॉल लगाती हूँ, कई बार कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं मैम ये विलुप्त आर्ट है और आप मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कौन कह रहा है कि विलुप्त आर्ट है? अगर विलुप्त होता तो इतने सारे पद्मश्री नहीं मिलते। आज के डेट में 10 पद्मश्री मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में खासकर मिला हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये विलुप्त आर्ट है? और खासकर जापान में इसकी म्यूजियम बनी हुई है, तो आप किस आधार पे आप कह रहे हैं? खासकर मैं देखती हूँ कि बाहर के जो भी बहुत सारे लोग हैं, यूएसए के लोग हैं, वो सब इस मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एग्जीबिशंस लग रहे हैं। तो आप किस आधार पे ये लोगों के बीच में इतना भ्रम है कि विलुप्त आर्ट है? तो मुझे ये समझ में नहीं आता। खासकर मुझसे जब भी डिस्कशन किसी से होती है तो मैं यही बोलती हूँ कि विलुप्त आर्ट उसको बोलते हैं जो एकदम से कोई नहीं जान रहा। अगर पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है, इस पर इतने सारे बुक्स लिखे गए हैं, इतने सारे आर्टिजन्स काम कर रहे हैं, तो आप किस आधार पे इसको विलुप्त बोल रहे हैं? और अगर कोई भी विलुप्त आर्ट में क्या पद्मश्री मिलते हैं? नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ी बात कि विलुप्त आर्ट ये नहीं है, अभी बहुत काम हो रही है इस पर। कपड़े होते हैं आज के टाइम में, लेकिन पहले जो था भित्ति चित्र था, कहने के मतलब कि दीवार पे काम होता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कोई भी सरफेस नहीं है जहाँ पे लोग काम नहीं करते हैं। तो सब चीज़ पे आज के टाइम में हर जगह हर चीज़ पे काम होती है। आप यहीं पे देख सकते हैं कि घड़ी पे भी किया हुआ है, पेपर पे भी। पेंटिंग है, गोदना पेंटिंग है, मंजूषा भी इसके साथ जुड़े काम है। आज के हमार वीडियो कैसन लागल रहा सब जरूर बताइब जा। अगला एपिसोड में एगो नया व्यक्तित्व से मुलाकात हुई, एगो नया इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ मुलाकात हुई। तब तक खातिर रवा लोग के एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम बा।